बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलाइका है और मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक आज एनल कैनाल है। आज की प्रेजेंटेशन में जो टॉपिक्स हम देखेंगे वो हेमोरॉइड्स, एनल रेक्टल एब्सेस और एनल फिस्ट्यूला है। तो हम हेमोरॉइड्स को देखते हैं। हेमोरॉइड्स जो होते हैं वो हमारे पास, अगर हम दे आर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कुशन्स होते हैं हमारे पास, ठीक। ये हमारी आर्टरीज और वेन्स के कुशन्स होते हैं नॉर्मल, जो फिजियोलॉजिकल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये जब हमारे पास सिम्टोमेटिक होते हैं तब हम इनको हेमोरॉइड के तौर पे ले रहे होते हैं, ठीक। इसमें अब होता क्या है हमारे पास कि जब कॉन्स्टिपेटेड स्टूल पास आउट होता है हमारे पास, तो ये स्वेलअप हो जाते हैं हमारे पास, ठीक। इसमें हमारे पास म्यूकोजा लेयर भी आ जाती है, सब म्यूकोजल टिश्यू भी आ जाती है और सब म्यूकोजल ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। ये वेरिकोज वेन नहीं होती। इसकी टाइप्स में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास इंटरनल हेमोरॉइड होता है और एक हमारे पास एक्सटर्नल हेमोरॉइड होता है। इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं वो हमारे पास जो डेंटेट लाइन होती है, जो पेक्टिनेट लाइन होती है, उससे अबव प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास टिपिकली 3, 7 और 11 ओ क्लॉक की पोजीशन पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। 3 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक और 11 ओ क्लॉक। इस तरह ये हमारे पास बेसिकली इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं उनमें हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है और वो हमारे पास इन पोजीशंस के ऊपर मेजरली प्लेक्सस बना रही होती है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड हमारे पास वो होते हैं जो के डेंटेट लाइन के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास पेनफुल होते हैं। इंटरनल हेमोरॉइड जो होते हैं वो हमारे पास पेनफुल नहीं होते, वहाँ पर ज़्यादा नर्वस सिस्टम की सप्लाई जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन एक्सटर्नल हेमोरॉइड होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा पेनफुल होते हैं क्योंकि यहाँ एनल वर्ज पे हमारे पास हमारी जो सिम्पैथेटिक सप्लाई जो होती है नर्वस सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास हेमोरॉइड के रिस्क फैक्टर्स में क्या आ जाता है कि जब कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट जो होता है, जो शेयरिंग फोर्स लगाता है, स्ट्रेनिंग जो होती है उसकी वजह से हमारे पास ये हो सकते हैं। एजिंग की वजह से ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ज़्यादा होता है हमारे पास, स्ट्रेनिंग की वजह से हो रहा होता है। ओबेस पीपल में हमारे पास ये ज़्यादा होंगे, या मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे पास फोर्स कॉन्ट्रैक्शन लगानी पड़ी होती है उसकी वजह से भी हमारे पास हेमोरॉइड डेवलप हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास ये होगा कि ब्राइट रेड पेनलेस ब्लीडिंग होगी हमारे पास और ये मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट सिम्टम होगा। ब्लड जो होगा वो स्टूल के साथ मिक्स नहीं होगा हमारे पास। इसके अलावा प्रोलैप्स होगा हमारे पास, लम्प के फॉर्म में जो होगा वो रेक्टल प्रोलैप्स हो रहा होगा। इसके अलावा हमारे पास पेन जो होगा वो सिर्फ प्रोलैप्स होने पर होगा। थ्रोम्बोसिस हो सकती है क्योंकि वहाँ पर अगर हेमोरॉइड बस्ट हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ वो प्लैक कॉज कर सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है हमारे पास, अल्सरेशन हो सकती है। अगर ब्लड सप्लाई रुक गई है तो मोस्ट हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन जो आती है, ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन जो आती है वो गैंग्रीन डेवलप अगर हो जाए तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस में इसकी आ सकता है क्लिनिकल फीचर्स में। इसकी डिग्री की हम इसकी 4 डिग्रीज होती हैं। ग्रेड 1 डिग्री में हमारे पास ये होता है कि सिर्फ ब्लीडिंग होती है, प्रोलैप्स नहीं हुआ हुआ होता। ग्रेड 2 में हमारे पास ये होता है प्रोलैप्स होता है लेकिन ख़ुद ब खुद ही वो ठीक हो जाता है, ठीक। ग्रेड 3 में होता है कि प्रोलैप्स होता है लेकिन खुद फिंगर के ज़रिए पेशेंट को वापस से ऊपर भेजना पड़ेगा, ठीक, मैनुअल रिडक्शन करनी पड़ेगी। ग्रेड 4 में हमारे पास प्रोलैप्स होगा और वो हम मैनुअली रिड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास सर्जरी रिक्वायर होती है। कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है हमारे पास, ठीक, अल्सरेशन होगा, गैंग्रीन हो डेवलप हो जाएगी और ये हो सकता है कि हमारे पास जो हेमोरॉइड है वो रप्चर हो जाए और बैक्टीरिया फैल जाए, सेप्सिस हो सकती है। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे और प्रोक्टोस्कोपी करेंगे। मैनेजमेंट में हमारे पास हम जर्नल मैनेजमेंट में पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देंगे जिसमें गोल आ सकता है, स्टोल सॉफ्टवेयर दे सकते हैं जिसमें हमारे पास लैक्टोलोज हो सकता है और हम प्रोप्रिएटरी क्रीम्स उसको अप्लाई करने के लिए देंगे। इसके अलावा हमारे पास हम जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड डिग्री हेमोरॉइड के लिए, हम स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शंस होंगे। इसमें हम ये होता है कि हमने स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन लगाना होता है जो कि बेसिकली 5% फिनोल होता है आलमंड ऑयल के अंदर, वो हम लगाते हैं। हमारे पास हमारे पास हेमोरॉइड का अपेक्स होता है, उधर हम इसको लगाते हैं पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लटा के और स्क्लेरोसिंग एजेंट बेसिकली करता क्या है, वो वहाँ जाके फाइब्रोसिस काज कर देता है जिसकी वजह से ये हेमोरॉइड्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं हमारे पास एनल वॉल के साथ। बैंडिंग सेकंड हमारे पास जो उसका होता है फर्स्ट और सेकंड डिग्री हेमोरॉइड्स के लिए जो हम कर सकते हैं वो बैंडिंग होता है। इसमें हमारे पास, और ये हम मोस्टली तब करते हैं कि जब हमारे पास प्रोलैप्स जो कि हेमोरॉइड जो है वो प्रोलैप्स कर रहे हैं, ये एक मेन कंप्लेन हो। इसमें ये होगा कि हम इलास्टिक बैंड्स होंगे, हम वो लगाएंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह, और यहाँ जब इलास्टिक बैंड लगाने से ये होगा कि इनकी जो ब्लड सप्लाई होगी वो हेमोरॉइड की ब्लड सप्लाई जो होगी वो बंद हो जाएगी।
तो वहाँ पर इस्कीमिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस होगी। तो ये रफली 10 दिन के अंदर अंदर ये नेक्रोटिक जो हमारे पास मांस होगा ये खुद ब खुद ही स्लफ ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो होता है, हमारे पास जो लास्ट डिग्री हमारे पास हेमोरॉइड जो होते हैं, 4 डिग्री हेमोरॉइड जो होते हैं, उनके लिए हमें जो सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक, हेमोरेडिक्टोमी हमारे पास इसमें 3 टाइप की टेक्निक्स आ जाती हैं। एक हमारे पास ओपन होती है, क्लोज होती है और एक हमारे पास स्टैपल होती है। ओपन और क्लोज में बेसिकली फ़र्क ये होता है कि जब हम इसको कट करके रिमूव कर लेते हैं जो हमारे पास हेमोरॉइड होता है, ओपन में हम ये होगा कि हम स्टिचेस नहीं लगाएंगे, इसको खुला छोड़ देंगे, वो खुद ब खुद ही हील होगा। और क्लोज में ये होगा कि हम स्टिचेस लगाएंगे। ठीक हो गया। हमारे पास फर्स्ट में यहाँ पर स्टैपल बता रहा है कि स्टैपल में हम क्या होता है कि हमारे पास हमने बेसिकली करना क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम दरमियान से स्टैपल कर देते हैं। ठीक, ये यहाँ पर हमारे पास बताया हुआ है कि हेमोरॉइडल प्रोलैप्स है। हाँ, एनल प्रोटोस्कोप डाल के हमने इसको देखा और हमने यहाँ सर्कुलर स्टैपलर डिवाइस जो है वो इंसर्ट की। ठीक हो गया। ये यहाँ से हमने इसको स्टैपल कर दिया। ठीक, जब हमने इसको स्टैपलर किया तो ये 2 म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी वो ओवरलैप कर जाएंगी इस तरह से। और ये हमारे पास जो हेमोरॉइड बने हुए होंगे वो नीचे की तरफ प्रोलैप्स नहीं करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि दोबारा रिकरेंस भी नहीं होगी उनकी। ठीक, ये हमारे पास क्लोज जो हो रही है हीमोरेक्टोटमी हो रही है कि इसमें हम जो हेमोरॉइड है इसको कट करके जो वुंड होता है उसको क्लोज कर देते हैं। सेकेंड हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज़ एनोरेक्टल एब्सेस। इसमें एनोरेक्टल एब्सेस हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जब एनस या रेक्टम के सराउंडिंग एरिया में पस जमा हो जाती है यहाँ पर। इसके हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास पेरियानल एब्सेस होगा, एक हमारे पास इस्टियोरेक्टल एब्सेस है, तीसरा हमारे पास इंटरस्पिंटारिक एब्सेस है और दूसरा सुप्रा लेविएटर एब्सेस है। पहला हमारे पास पेरियानल एब्सेस ये एनल कैनाल के एनल और फाइस के हमारे पास जो सराउंडिंग में हमारे पास बन रहा होता है। फिर हमारे पास इस्टियोरेक्टल एब्सेस है। ठीक, इस्टियोरेक्टल एब्सेस हमारे पास इस्टियोरेक्टल फॉसा के सराउंड हमारे पास बन रहा होता है। देन वी हैव इंटरस्पिंटारिक एब्सेस जो कि हमारे पास 2 स्पिंटर के दरमियान में बनता है, इन जो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंटर के दरमियान बन रहा है। एंड देन वी हैव सुप्रालेविएटर एब्सेस, ये हमारे पास जो लेविएटर एनाई मसल के अबव हमारे पास बन रहा होता है। ठीक, इसके हमारे पास कॉज एनोरेक्टल एब्सेस का कॉज, मेजर कॉज जो है इसका हमारे पास वो हमारे पास जो एनल ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, जो क्रिप ग्लैंड्स होते हैं एनल कैनाल के, उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, ये हमारे पास जो होता है मेजर कॉज होता है। इसके अलावा अगर एनल फिशर डेवलप हुआ उसके अंदर इन्फेक्शन फैल जाए, या हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिनमें गोनेरिया भी हो सकता है, क्लेमीडिया, सिफिलिस, हर्प और या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कोई सभी हमारे पास इसमें हो सकता है। या एनल कैनाल का कोई ट्रॉमा हो हमारे पास, या स्वेयर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया एनोरेक्टल एब्सेस को कॉज कर सकता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे अगर हम आते हैं तो एनल ग्लैंड ऑब्स्ट्रक्शन होगी हमारे पास। ठीक हो गया। एनल ग्लैंड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एनल क्रिप्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है उसकी सिक्रीशन में स्टेसिस आ जाएगी। ठीक, सिक्रीट तो वो कर रहा है लेकिन वो वहाँ पर फ्लूइड जो होगा वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें स्टेसिस आ जाएगी। ठीक हो गया। या ग्लैंडुलर सिक्रीशन जमा होना स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पर। ठीक, वो लॉन्ग टर्म जो हमारे पास कलेक्शन होगी उसके अंदर जो होगा वो इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। इन्फेक्शन जो होगा वो हमारा इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा, वहाँ पर हमारे पास पस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास एब्सेस की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इस तरह हमारे पास एब्सेस जो होता है वो बन रहा होता है। इसके हम मैनिफेस्टेशन को अगर चेक करते हैं तो डल थ्रोपिंग पेन होगा हमारे पास एनस या रेक्टम में। जब डेफिकेट करेगा पेशेंट तब उसको शार्प पेन फील होगा, पेशेंट को फीवर होगा, फैटीग होगी। ठीक हो गया। ब्लीडिंग की वजह से वो पेशेंट जो होगा अनीमिक होगा हमारे पास, कॉन्स्टिपेशन होगी, रेक्टल डिस्चार्ज होगा जिसमें म्यूकस हो सकता है और ब्लीडिंग की कंडीशन होगी हमारे पास। और जब पेशेंट बैठेगा या बैठे हुए सिटिंग कंडीशन में होगा तब उसका जो पेन होगा वो इंक्रीज़ करेगा। हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट जो उसके लिए आ जाता है, पहले तो मेडिकल हिस्ट्री आ जाती है, हम मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे उसको पेन कब होता है, कौन सी चीज़ उसको पेन को ज़्यादा कर रही होती हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी सोशल स्टेटस वगैरह, और फिर हम उसका फिज़िकल एग्ज़ाम करेंगे। ठीक, फिज़िकल एग्ज़ाम में हमारे पास हम DRE करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो होगा, अगर डीप हमारे पास एब्सेस है तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। नहीं तो हम CT स्कैन में डिटेल हमें दिख सकता है और फर्दर हम उसके लिए क्लोनोस्कोपी कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास ये पहले तो एनोरेक्टल एब्सेस होंगे वो खुद ब खुद ही चले जाएंगे अगर हम हाइजीन वगैरह का ख्याल रखें।
नहीं तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। जो भी इन्फेक्शन हुआ होता है एंटीवायरल होगा तो हम एंटीवायरल प्रिस्क्राइब करेंगे। टॉपिकल एनाल्जेसिक देंगे पेन रिलीव करने के लिए, हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए लैक्सेटिव्स देंगे, और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम सिट्स बात पेशेंट को रिकमेंड करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट जो हमारे पास एनोरेक्टल एब्सेस किया जाती है, ये होता है सर्जिकल ड्रेनेज होती है कि हम एब्सेस को इंसिजन लगा कर इंसिजन हम बनाएं और उसको ड्रेन आउट कर लें। लास्टली हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एनल फिस्टूला, जिसका सेकंड नेम हम फिस्टूला इन एनो भी बोलते हैं। फिस्टूला कोई भी किसी भी चीज़ के दरमियान में हमारे पास एक ट्रैक को कहते हैं, हम एक पाथवे को कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक ट्रैक बन जाता है जो हमारे पास एपिथेलियम या ग्रैनुलेशन टिश्यू से लाइंड हुआ होता है। ग्रैनुलेशन टिश्यू के दरमियान हमारे पास ट्रैक बन जाता है जो कि दो एपिथेलियल सरफेस को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक। हमारे पास जो एनल फिस्टूला जो होता है दैट्स अ नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन एनल या रेक्टम के दरमियान और हमारे पास बाहर जो पेरिएनल और वेजाइनल स्किन है उसके दरमियान में एक इंटरनल ओपनिंग बन जाती है जिसको हम एनल फिस्टूला कहते हैं या फिस्टूला इन एनो बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये शो हो रहा है, ये ओपनिंग जो हमारे पास बाहर आकर ओपन हो रही है, दिस इज़ फिस्टूला। इसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक हाई फिस्टूला एक लो फिस्टूला। जो कि पेक्टिनेट लाइंस अबव होगा हमारे पास दैट इज़ हाई फिस्टूला, और जो पेक्टिनेट या डेंटेट लाइन से बिलो होगा दैट इज़ हमारे पास लो फिस्टूला, और जो कि हमारे पास डेंटेट लाइन के दरमियान में होगा दैट इज़ हमारे पास मिड फिस्टूला। इसकी फर्दर टाइप्स आ जाती है हमारे पास एक होता है हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेंटारिक फिस्टूला जो कि हमारे पास डायरेक्टली बाहर आता है, स्पिंटर्स को इन्वॉल्व नहीं करता। फिर एक हमारे पास होता है ट्रांस स्पेंटारिक फिस्टूला जो कि हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंटर दोनों को इन्वॉल्व कर रहा होता है। तीसरा हमारे पास आ जाता है इंटर स्पेंटारिक फिस्टूला जो कि हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंटर के दरमियान में होता है। देन वी हैव सुप्रा स्पेंटारिक फिस्टूला कि जो हमारे पास पहले तो इंटरनल स्पिंटर तक आता है और फिर वहाँ से ऊपर जाकर नीचे की तरफ ओपन हो रहा होता है। इसके कॉज में हमारे पास एनल एब्सेस आ सकता है, हेमोरॉइड थेरेपी। ग्रैनुलेशन टिश्यू की बात हुई है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू के दरमियान में फिस्टूला बन रहा है, हमारे पास ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो फिस्टूला बना रहा है। तो हेमोरॉइड थेरेपी में जब हम स्क्लेरोथेरेपिंग इंजेक्शन लगाते हैं तो वो फाइब्रोसिस कर रही होती है, तो वो हमारे पास फिस्टूला को लीड कर सकती है। ट्रामा हो या कोई कार्सिनोमा हमारे पास एनल फिस्टूला को डेवलप कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास ये होगा कि मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है हमारे पास, इंटरमीडिएट डिस्चार्ज होगा, म्यूकस का हो सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है हमारे पास, रिकरेंट पेरिनियल सेप्सिस हो सकती है हमारे पास, और एनल या रेक्टम पेन होगा। एनल फिस्टूला का एक हमारे पास गॉड सा रूल है कि वो फिस्टूलास जो हमारे पास ट्रांसवर्स लाइन के एंटीरियर से ओरिजिनेट करते हैं उनका जो हमारे पास पाथवे होगा वो स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट ट्रैक होगा, और वो जो ट्रांसवर्स लाइन के पोस्टीरियर से ओरिजिनेट करते हैं उनका पाथवे जो होगा वो कर्व्ड होगा। एक्सेप्शन ये है हमारे पास कि एनल वर्ड से जो 3 सेंटीमीटर अवे हैं वो इसके इस रूल के अंडर नहीं आते, दैट इज़ एक्सेप्शन। डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास हम पेरिनियम और रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, डिजिटल हम करेंगे। फिस्टूला हमें क्लियरली दिख भी सकता है, और नहीं तो हम इसके अंदर हम मिथाइलिन ब्लू या डायलेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम इंजेक्ट करते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग में, और एक गॉस का पीस होता है जो हम एनल कैनाल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो जहाँ पर भी गॉस का पीस अंदर की तरफ से डायर हुआ आता है वहाँ हमें पता लग जाता है उस एरिया पे इसकी सेकेंड ओपनिंग इंटरनल ओपनिंग है। हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और एमआरआई जो होता है इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में 3 प्रोसीजर्स आ सकते हैं, फिस्टुलोटोमी, फिस्टुलेक्टोमी और सिटॉन्स। इसके अलावा हम प्लग वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिस्टुलेक्टोमी में हमारे पास ये हम मोस्टली जो करते हैं हम लो लेवल फिस्टुलस के लिए करते हैं। इसमें हम इसको प्रोब इंसर्ट करते हैं। इसकी बेसिकली स्टेप क्या होता है कि हम प्रोब इंसर्ट करते हैं थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग आराम से, और जब हम अंदर पहुंचते हैं तो हम एक नाइफ़ के थ्रू जो हमारे पास फिस्टूला होता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, और इसको हम स्टिचेस वगैरह नहीं लगाते, इसको हम खुद ब खुद ही हील होने के लिए छोड़ देते हैं। फिस्टुलेक्टोमी में हमारे पास हम ये करते हैं कि हम जो फिस्टूला जो होता है उसको रिमूव करते हैं, और ये हमारे पास हाई लेवल फिस्टूलास के लिए होता है, और इसमें अंदर हम जो होते हैं आखिर में स्टिचेस लगाते हैं, और इसको हम खुद ब खुद हील करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। थर्ड जो हमारे पास है इसमें हम सिटॉन प्लेसमेंट करते हैं। सिटॉन जो होता है वो हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सटर्नल जो हमारे पास ओपनिंग होती है उसके अंदर से हम पास आउट करते हैं, और इंटरनल ओपनिंग से हम निकाल कर एनल कैनाल के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं, और उसको हम यहाँ से टाई आउट कर देते हैं।
ये हमारे पास यहाँ ये प्लेस रहता है। जिस तरह हम धागे से कोई भी चीज़ कट करते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से होता है कि आहिस्ते से जब ये मूव करता है तो ये फिस्टूला को भी कट करता जाता है और जो सराउंडिंग हमारे पास मसल्स वगैरह रहते हैं उनको भी कट करता है। और ये प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए साथ साथ कट भी हो रहा होता है और ये साथ साथ जो हीलिंग का जो प्रोसेस हो रहा होता है वो भी चल रहा होता है। और ये भी हमारे पास हाई लेवल फिस्टूलास के लिए यूज़फुल होता है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।